आज हम फोर्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस के अंदर मेजर 1 डिस्कस करने वाले हैं। हमारे मेजर 1 कोर्स का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और हमारे इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर 4 यूनिट हैं। हर एक यूनिट में 4 सब टॉपिक्स हैं। तो हम 16 वीडियोस बना के पूरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कवर करेंगे। तो आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे फर्स्ट यूनिट का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मीनिंग एंड अप्रोचेस और इसके अंदर भी हम इसका फर्स्ट सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मीनिंग नेचर एंड स्कोप। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मीनिंग नेचर एंड स्कोप। हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो यहाँ पे जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स को, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। हम 2 या 2 से ज्यादा देशों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम पूरे तरीके से यही देखेंगे कि अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम्स को, पॉलिटिक्स को किस तरह से कंपेयर करना है, अलग अलग देशों के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से कंपेयर करना है। तो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे पहले मीनिंग जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मीनिंग की बात करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस, अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर जैसे इलेक्शंस हो गए, रैलीज हो गई, प्रोटेस्ट हो गए, बहुत सारी एक्टिविटी, ये सब पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर आता है। उसके बाद हम इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं, जैसे हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की स्टडी करते हैं। उसके बाद हम प्रोसेस देखते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं इलेक्शंस वगैरह के। उसके बाद हम अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स देखते हैं, पॉलिटिक्स के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं किसी एक देश में, वो सब हम पढ़ते हैं किसके अंदर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन हम इन एस्पेक्ट्स को कंपैरेटिव वे से पढ़ते हैं, मतलब कि हम देखेंगे कि एक देश के अंदर ये सब एस्पेक्ट्स, ये सब प्रोसेसेस, ये सब एक्टिविटीज कैसे होती हैं। फिर हम देखेंगे दूसरे देश के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का है। तो हम 2, 3, 4 देशों को, बहुत सारे देशों को एक दूसरे से कंपेयर करके इन चीजों को पढ़ते हैं। हम ये क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे का मोटिव क्या है। तो इसके पीछे का मोटिव ये है कि जैसे आप जानते हैं हमारी दुनिया में कुछ देश तो अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो अभी गरीब हैं या फिर अभी डेवलप हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पॉलिटिकल प्रोसेस को भी पढ़ेंगे, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को भी पढ़ेंगे। हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को भी पढ़ेंगे। हम एक अमीर देश के पॉलिटिकल सिस्टम को भी पढ़ रहे हैं, हम एक गरीब देश के पॉलिटिकल सिस्टम को भी पढ़ रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसके पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो डेवलप है, या फिर हम ये देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। और फिर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को भी देखते हैं। फिर हम दोनों में सिमिलैरिटीज देखते हैं, डिसिमिलैरिटीज देखते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों देशों में फर्क क्या है और इसकी वजह से क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्री है उसके पॉलिटिकल सिस्टम को अंडर डेवलप्ड कंट्री भी कॉपी कर सकती है। हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है अमीर देशों में और गरीब देशों में, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। हम जब कंपैरिजन की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के कंपैरिजन की, उसके अंदर पॉलिटिकल बिलीफ्स भी आते हैं, लोगों के क्या विश्वास है, लोगों के नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है, लोगों का कल्चर क्या है पॉलिटिक्स की तरफ, उसके बाद पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, लोगों का किस तरह का बिहेवियर है। तो ये सब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं इन ए कंपैरेटिव मैनर। तो जब हम पॉलिटिकल सिस्टम के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, तो हमने देखा था कि हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, बिलीफ्स को पढ़ते हैं, बिहेवियर को पढ़ते हैं, कल्चर को पढ़ते हैं। तो हम इन सब चीजों को कैटेगराइज करते हैं 3 तरीके से। तो हम पॉलिटिकल सिस्टम को जब पढ़ रहे हैं तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर 3 चीजें आती हैं। हम 3 तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है, हम देखते हैं कि एक देश के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज किस तरह से होती हैं। हम देखते हैं कि उस देश के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस किस तरह के हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहां पे गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से हैं, वहां पे प्रेशर ग्रुप्स हैं, वहां पे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स क्या हैं।
उन सब इंस्टीट्यूशंस को, स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं कि वो एक्टिविटीज क्या परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में जुडिशरी है, तो जुडिशरी की एक्टिविटी क्या है? जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है, लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉज बनाता है। तो इसी तरह से हम पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर देखते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो फॉर्मल है चाहे वो इनफॉर्मल है, वो एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस। हम देखते हैं कि एक देश के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स के रिलेटेड क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश भर में, क्या लोग वोट डालते हैं, क्या वहां पे इलेक्शंस हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर का यहाँ पे क्या मतलब है? पॉलिटिकल पावर का मतलब हो गया शेयरिंग ऑफ पावर। पावर को किस तरह से शेयर किया जा रहा है एक देश में, क्या वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है, क्या स्टेट और सेंटर पावर को डिवाइड करते हैं आपस में, वहां पे स्ट्रगल फॉर पावर किस तरह से होती है, वहां पे लोग पावर में किस तरह से आते हैं, लोग पावर में आने की स्ट्रगल किस तरह से करते हैं, सत्ता में आने की स्ट्रगल किस तरह से करते हैं। तो ये तीन चीजें हम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग आता है। उसके बाद हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इवोल्यूशन किस तरह से होता है, ओरिजिन कहां पे होता है इसका, फिर ये किस तरह से उभर कर सामने आती है, ये कब से स्टार्ट हुई है। तो हम इसको थोड़ा बहुत देखेंगे कि इसका इवोल्यूशन किस तरह से होता है। तो हम जब इसके इवोल्यूशन की बात करते हैं, हम इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 आ गई। स्टेज 1 के अंदर आता है अरिस्टोटल टू 70th सेंचुरी। अरिस्टोटल आज से 2300-2400 साल पहले हुआ। 2300-2400 साल पहले से लेके हमारी 17वीं सदी तक, हमारी 70th सेंचुरी तक, मतलब 1600 के आसपास तक इसका हम फर्स्ट स्टेज के अंदर डेवलपमेंट देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं होती थी, यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया जाता था। जब हम अरिस्टोटल की बात करते हैं तो उसने 150 कॉन्स्टिट्यूशंस को, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था। तो यहां से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है कि कंपैरिजन उस वक्त भी होता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस का होता था, उस तरीके से नहीं होता था जिस तरीके से आज हो रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, फॉर्मल तरीके से। उसके बाद हम इसकी सेकंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड स्टेज के अंदर आता है 18th एंड 19th सेंचुरी। 18वीं और 19वीं सदी में भी इसका डेवलपमेंट होता है। उस वक्त हमारे पास बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, जैसे कि मोंटेस्क्यू आता है, J.S. मिल आता है। उन लोगों ने भी इसका जो है डेवलपमेंट किया। उस वक्त भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं होती थी, पॉलिटिक्स का कंपैरिजन नहीं होता था, बल्कि अलग अलग गवर्नमेंट्स का कंपैरिजन होता था। बड़े एक नॉर्मेटिव तरीके से होता था, सब्जेक्टिव तरीके से होता था, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता था। उसके बाद हम देखते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर आता है 20th सेंचुरी टू टिल नाउ, टू कंटेम्परेरी टाइम्स, मतलब कि 20वीं सदी से लेके अब तक। जब हम स्टेज 3 की बात करते हैं, और खास करके जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करते हैं, मतलब कि 1945 के बाद की बात करते हैं, तब हमारे यहाँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो पूरे तरीके से इमर्ज होने लगी, फॉर्मल तरीके से इमर्ज होने लगी, उसको बड़े साइंटिफिक तरीके से जो है स्टडी किया जाने लगा। तो हम इस तरह से देखते हैं कि 3 स्टेजेस के अंदर, पहले अरिस्टोटल, फिर जो है 18th 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 स्टेजेस में हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उभर के आती है। अब हम इसका नेचर देखेंगे। तो उसके बाद हम इसके नेचर की बात करेंगे। हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या है। जब हम नेचर की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारी क्या अप्रोच रहेगी, हम क्या साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे या फिर हम जो है नॉर्मेटिव तरीके से पढ़ेंगे। तो हम जब नेचर की बात करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं एम्पिरिसिज्म, साइंटिफिक एंड एनालिटिकल स्टडी। एम्पिरिसिज्म, साइंटिफिक और एनालिटिकल स्टडी का क्या मतलब हुआ? हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर साइंटिफिक स्टडी करते हैं, हम एनालिटिकल स्टडी करते हैं, हम एम्पिरिकल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। मतलब कि पहले क्या होता था, पहले लोग जो है साइंटिफिक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी नहीं करते थे। पहले क्या होता था, नॉर्मेटिव तरीके से करते थे, लोगों के आइडियाज होते थे, वैल्यूज होते थे, उनको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते थे। समाज के अंदर बहुत सारे मिथ्स होते थे। तो इस तरीके से पहले स्टडी हुआ करता था। लेकिन जब 20वीं सदी की बात आई, या फिर आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जो है वो साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाता है, एनालिटिकल तरीके से स्टडी किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आती है, या फिर वैल्यू फ्री थियरी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिविटी मतलब समथिंग दैट कैन बी प्रूवन विद फैक्ट्स, वो चीज जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर हम क्या होना चाहिए इस पे फोकस नहीं करते हैं, बल्कि हम इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि क्या है। लेकिन पहले किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता था? क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। आज किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है? क्या है, क्या हो रहा है, व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट इज फैक्ट, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं।
उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर। इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ? जब हम पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, जब हम कंपैरेटिव तरीके से पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ हम पॉलिटिक्स को ही नहीं देखेंगे बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी शामिल होते हैं। हम हिस्ट्री को भी अपने साथ लेते हैं, फिलॉसफी लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं, साइंस लेते हैं। तो हम बाकी भी सब्जेक्ट्स को अपने साथ लेकर इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को हम स्टडी नहीं करते हैं बल्कि एक सब्जेक्ट के ऊपर इकोनॉमिक्स का भी जो है इन्फ्लुएंस रहता है, हिस्ट्री का भी रहता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है उनका इन्फ्लुएंस रहता है एक सब्जेक्ट के ऊपर, तो हम उन सब्जेक्ट्स को भी अपने साथ लेकर स्टडी करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज का क्या मतलब है? पहले जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी करते थे, उस वक्त हम ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज की ही स्टडी करते थे। हम यूरोपियन सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट करते थे, मतलब ज़्यादातर हम यूरोप की स्टडी करते थे। वही बेस्ट कंट्रीज अपने आप को महान मानती थी, यूरोप अपने आप को महान मानता था। वो कहते थे कि हमारे यहाँ ही स्टडी होनी चाहिए। तो ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, वो देश जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आते हैं, उन देशों की स्टडी कोई नहीं करता था। उनके ऊपर किसी का फोकस था ही नहीं। अगर किसी का फोकस था तो वो सिर्फ यूरोप के ऊपर, वेस्ट के ऊपर था। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई जो गरीब देश है, हमें मेन तो इनकी स्टडी करनी चाहिए। तो हमारा इसके अंदर अब फोकस किसके ऊपर आता है? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अमीर देश जो यूरोप के देश हैं वो तो खुद डेवलप हो ही गए, लेकिन हमें डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी फोकस करना है कि उनके सिस्टम के अंदर क्या खामियां हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिसिमिलरिटीज हैं। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टडी। हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टडी करते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे सीधा इस बेसिस पे, और वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे। तो जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, इसका मतलब हम अलग अलग देशों की स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग देशों के पॉलिटिकल प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, एक्टिविटीज की स्टडी कर रहे हैं। हम अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्टडी। लेकिन वर्टिकल स्टडी का क्या मतलब है? वर्टिकल स्टडी के अंदर हम एक ही स्टेट के अंदर स्टडी करते हैं, एक ही देश की स्टडी करते हैं। एक देश के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उन सब ऑर्गन्स को हम एक ही देश के अंदर कंपेयर करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं। तो जब हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक देश के विद इन स्टडी कर रहे हैं, एक देश के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम्स को, पॉलिटिकल ऑर्गन्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये सब आता है हमारे नेचर के अंदर, हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर के अंदर। उसके बाद हम इसके स्कोप की बात करेंगे। तो जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप की बात करते हैं, हम स्कोप के अंदर क्या पढ़ते हैं? हम स्कोप के अंदर देखते हैं कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं। जब हम मीनिंग, नेचर एंड स्कोप की हमने बात की, तो हमने मीनिंग में पढ़ा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है, हमने नेचर में पढ़ा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को किस तरह से पढ़ते हैं। हम स्कोप के अंदर देखेंगे इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम इसके अंदर एक्चुअली में पढ़ेंगे क्या, किस तरीके से पढ़ते हैं, हमने नेचर में देखा। हम पढ़ेंगे क्या, हम स्कोप में देखेंगे। तो जब हम स्कोप की बात करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, एक देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, एक देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में क्या आता है? जैसे हमारे देश में लेजिस्लेचर है, उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशरी आता है, प्रेशर ग्रुप्स आता है, एसोसिएशंस आता है। तो ये सब हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम स्कोप के अंदर क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, एक देश का दूसरे देश से कंपैरिजन करके। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ते हैं पॉलिटिकल फंक्शंस। पॉलिटिकल फंक्शंस का मतलब क्या हुआ? हम देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, इनका ये काम क्या कर रहे हैं। तो जब हम पॉलिटिकल फंक्शंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं लेजिस्लेचर जो है लॉ मेकिंग का काम करता है, रूल बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन रूल्स को इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी उन रूल्स को इंटरप्रेट करती है, चेक करती है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल फंक्शंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट। बिहेवियरल एस्पेक्ट का क्या मतलब है? हम लोगों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों का क्या बिहेवियर है पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टडी ऑफ अप्रोचेस। जैसे कि पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात करते थे, हम इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस की बात करते थे, पुरानी अप्रोचेस की बात करते थे। लेकिन अब इसके अंदर हम
नई अप्रोचेस की भी बात करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जो कि हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद डिपेंडेंसी अप्रोच, तो इन अप्रोचेस की हम इसमें बात करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर का क्या मतलब हुआ? पॉलिटिकल कल्चर होता है लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है उनके पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, लोगों का ओरिएंटेशन क्या है उनके पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, तो वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। लोग क्या सोचते हैं अपनी पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, वो हम पॉलिटिकल कल्चर के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? हम देखते हैं कि एक देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस तरह की है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर आता है लोग वोट किस तरह से कर रहे हैं, इलेक्शंस कौन लड़ रहा है, क्या लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं, कौन पॉलिटिकल पार्टीज को लेफ्ट कर रहा है, शोर कौन रहा है, उसके अंदर कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन किस तरह से हो रहा है एक देश के अंदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस तरह का है, वोट करने से लेकर इलेक्शंस लड़ने तक। और फिर हम अलग अलग देशों को कंपेयर करते हैं उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ स्टेट ओब्लिक गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ? हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि अलग अलग देशों में किस तरह की गवर्नमेंट है। जैसे कि कहीं पर डेमोक्रेसी है, तो कहीं पे कम्युनिज्म भी है, कहीं पे सोशलिज्म भी है, कहीं पे अथॉरिटेरियनिज्म भी है। तो हम देखेंगे कि एक देश के अंदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की है, वहां पे कौन सी सरकार है, क्या वहां पे अमेरिका और इंडिया की तरह डेमोक्रेसी है, क्या वहां चाइना की तरह या रशिया की तरह कम्युनिज्म है, क्या वहां पे सोशलिज्म है, क्या वहां पे नॉर्थ कोरिया की तरह अथॉरिटेरियनिज्म है, क्या वहां पे डिक्टेटरशिप है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहां पे किस तरह की गवर्नमेंट है। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं स्टडी ऑफ आइडियोलॉजीज। स्टडी ऑफ आइडियोलॉजीज का यहाँ पे क्या मतलब है? हम देखते हैं कि एक देश के अंदर आइडियोलॉजीज कौन कौन सी है, वहां पे कौन कौन सी आइडियोलॉजीज के साथ लोग जुड़े हुए हैं। आइडियोलॉजीज के अंदर आ जाता है जैसे लेफ्ट विंग हो गया, राइट विंग आइडियोलॉजी हो गया, जैसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो गया, जैसे फासिज्म हो गया, जैसे गांधीज्म हो गया, जैसे सोशलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया। इस तरह की जो आइडियोलॉजीज हैं, लोगों के विचार जो हैं पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, जो अलग अलग तरीके की विचारधाराएं हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ते हैं पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम के अंदर आता है कि एक देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है। क्या वहां पे अमेरिका की तरह 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वहां पे बाई पार्टी सिस्टम है, क्या वहां पे इंडिया की तरह बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्या वहां पे चाइना की तरह एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, क्या वहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक देश पार्टी सिस्टम किस तरह का है। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं मोड्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मोड्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक देश के अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरह से चुन रहे हैं। जैसे हमारे देश के अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत अपने नेताओं को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। किसी देश के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी देश के अंदर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम देखते हैं कि नेताओं को चुनने का क्रम, पॉलिटिशियंस को चुनने का क्रम भी हर एक देश में अलग अलग तरीके से होता है। उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यह है कि हम अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करते हैं, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, उसके बाद इसका नेचर क्या है, किस तरह से हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद हमने इसके अंदर देखा कि इसका स्कोप क्या है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, आखिर में इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ इसी यूनिट के सेकंड सब टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।